लोकप्रियता में गिरावट, ये हम आंकड़ों के चश्मे से देखते हैं और ये बताते हैं साल दर साल मूड ऑफ द नेशन हमारे सर्वे में आंकड़े क्या कह रहे हैं। क्योंकि आंकड़ों की बिसात पर जब बात होती है तो किसी को भी अच्छे से सवाल जवाब करना मुमकिन हो पाता है। तो चलिए आंकड़ों की शुरुआत करें, उससे पहले आपका स्वागत और परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत, क्योंकि आज युवाओं के साथ बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ हैं जो इन बहसों में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ सवाल जवाब करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए अब आपके सामने आंकड़े रखने शुरू करते हैं, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं मूड ऑफ द नेशन जो हम साल में 2 बार क्या करते हैं, उसमें सीट प्रोजेक्शन 2024 के लिए क्या कहता है। तो सबसे पहले जो अभी अभी जनवरी 2023 के आंकड़े थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 298, कांग्रेस 153, कांग्रेस प्लस है याद रखिएगा, यानी एनडीए यूपी आप इसे समझ सकते हैं। वहीं पर अन्य को आप देख रहे हैं 92 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जनवरी 2023, यानी अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो फिर किसको आएगी कितनी सीटें, ये है हमारा प्रोजेक्शन। अगस्त 2022 पे चलते हैं, जो हमने पिछले साल किया था, तब बीजेपी प्लस को 307 सीटें आ रही थी, यानी 5 सीटों की गिरावट है मूड ऑफ द नेशन के 2 सर्वेज के बीच में। वहीं 125 सीटें कांग्रेस प्लस को आ रही है और अन्य को यहां बहुत बड़ा हिस्सा 111 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको लिए चलते हैं और 6 महीने पीछे, यानी जनवरी 2022 में। तब जब हमने ये सर्वे किया था तो 296 सीटें बीजेपी को आ रही थी, 127 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 120 अन्य को। अब हम आपको जल्दी से वोट शेयर भी दिखा देते हैं, क्योंकि वोट शेयर के नजरिए से भी आप देखेंगे अक्सर चर्चा होती है सीटें तो इतनी, लेकिन वोट शेयर कितना। तो देखिए, जब जनवरी 2023 में हमने किया 43% वोट बीजेपी प्लस को जाते हुए, कांग्रेस को 29, अन्य को 28। जब हमने 6 महीने पहले मूड ऑफ द नेशन किया था तो बीजेपी प्लस को 41% वोट जा रहा था, लेकिन देखिए 41% वोट्स पाते हुए वो सबसे ज्यादा 307 सीटें पा रहे थे। तब वोट प्रतिशत में जो आप इजाफा देख रहे हैं, आप 28 देखिए कांग्रेस का है और 31 है अन्य का। 31 का यही बताता है कि कैसे 111 सीटें आ रही थी। अब जनवरी 2022, 6 महीने और पीछे चलिए, 41, 27, 32, ये है वोट परसेंटेज। अब हम आपको ग्राफ के जरिए दिखाते हैं कि किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में गिरावट है। तो सबसे पहले अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये तीनों देखिए, ये ग्राफ उनका ऊपर बढ़ता है और फिर 298 पर आता है। 296 से तो ऊपर है लेकिन 307 से नीचे है। अब यूपीए का आपको दिखा देते हैं, तीनों ही मूड ऑफ द नेशन सर्वेज में यूपीए का आंकड़ा कहां पर कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप देखिए 127 से 125 पे आते हैं, लेकिन फिर 153 पर, 153 पर वो पहुंच जाते हैं, 150 से ज्यादा। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं वोट शेयर भी, ताकि वोट शेयर के नजरिए से भी आप ये देख सकें। वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए समझिए इसे, 41, 41, 43 इजाफा हो रहा है। वहीं जब आप वोट शेयर यूपीए का देखते हैं तो 27, 28, 29, 1% की बढ़त यहां पर यूपीए के भी वोट शेयर में होती हुई दिखाई दे रही है। पहला सवाल हम आपसे करें सुधांशु त्रिवेदी जी, और वो सवाल ये है कि आप बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष भी 1% बढ़ता हुआ यूपीए प्लस दिख रहा है। ये क्या कह रहा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे अब जनता समझ रही है और आपके लिए बड़ी चुनौती होगी 24 में? देखिए, अगर आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट देखें तो स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% की मानी जाती है, तो लगभग वही परसेंटेज है। अगर इन टर्म्स ऑफ सीट देखें तो प्लस माइनस 500-300 के आसपास हम हैं। इनका जो 1% आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, यदि हम ये माने कि एनडीए भी बढ़ रहा है, यूपीए भी बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये हो गया कि जो तथाकथित थर्ड फ्रंट है या जो अन्य क्षेत्रीय दल है, जिनके दिलों में ज्यादा मंसूबे पैदा हो गए थे पिछले कुछ महीनों में, और जिनके मंसूबों पे पानी फेरने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की थी, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की स्थिति क्रमशः मतलब अब आपको ममता से ज्यादा राहुल पसंद आने लगे? नहीं, हाँ? मैंने तो ये कहा कि हमारे लिए नहीं की थी ना, वो तो उनके लिए की थी। हाँ। ममता जी को दिखाना था, नीतीश जी को दिखाना था,
शरद पवार जी को, ये दिल्ली वाले नए नवेले अजब अलवेले केजरीवाल जी को दिखाना था कि भाई तुम लोग जितनी भी अपनी दिखा लो हैसियत, मगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम हैं। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय दलों के बीच में जनता का मत जो है विभाजित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, अब अगर इसमें आप कांग्रेस और भाजपा भी दिखा दें एनडीए और यूपीए में, तो मुझे लगता है वो अंतर बहुत स्पष्ट और इतना बड़ा अंतर दिख जाएगा कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। क्योंकि मेरे विचार से इस 298 में कम से कम 280 के आसपास भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए और 153 में 60-65 के आसपास कांग्रेस होनी चाहिए। मतलब आधी तो नहीं होनी चाहिए, ये तो मेरा विचार है, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर बताएं। सापरा साहब वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को नहीं, आप थर्ड फ्रंट को नुकसान कर रहे हैं, वही जिनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है 24 के लिए। आगे आगे देखिए होता है क्या, बदलते जाएंगे धीरे धीरे समय आने पर। देखिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली है उसके पीछे उद्देश्य थे, जनता के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई। अब महंगाई खुद इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के, उन्होंने खुद कहा है कि हम अगर हिमाचल में हारे तो दो मेन मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई। उन्हीं मुद्दों को लेकर के श्री राहुल गांधी चले। आर्थिक विषमता जो इस देश में नजर आ रही है वो मुद्दा, और नफरत, किस तरह से ध्रुवीकरण इस देश में चल रहा है, किस तरह से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, उसको लेकर के चले। तो ये जो मेन मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की वहां पर मांग है कि आज युवा अगर यहां भी बैठा है तो अधिकतर युवा उसको नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश पे है, लेकिन उसको नौकरी अगर लेने जाना है तो उसको कतार में खड़ा रहना पड़ता है या फिर पकोड़े तलने जाना पड़ता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी चले हैं, इसलिए आपको 153 सीटें जो यहां पर नजर आ रही हैं, और समय आने से आधा ही है 153, हाँ तो आधे से बढ़ेगा ना, समय है। इस बार राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 2023 है, फिर 24 है। नहीं मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी को आप पीएम बनते देख रहे हैं? बिल्कुल पीएम बनते देख रहे हैं हम, क्यों नहीं देखना चाहिए। अगर हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से जिसकी सीटें ज्यादा होगी वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। थर्ड फ्रंट को एक एक रिस्पॉन्स ले ले, फिर आ रहे हैं अखिलेश यादव, ममता, अब उनको लग रहा है कि वो दरकिनार हो गए और ये आंकड़े बता रहे हैं घनश्याम जी, आप 92 पर पहुंच गए हैं, 120 एक साल पहले की बात है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो थर्ड फ्रंट तथाकथित थर्ड फ्रंट है वो सिमटता दिख रहा है, क्या वजह है? नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए आंकड़े तो बदलते रहते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है अडानी और नरेंद्र अडानी जी की स्पीच। अडानी इसलिए कहा क्योंकि इस साल के शुरुआत में इंडिया टुडे ने बड़ा सा इंटरव्यू किया अडानी जी का। उस समय लगा कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी पूरे देश पर हावी हैं, उसी तरीके से अडानी जी समूचे विश्व पे हावी होने लगे थे। उसके बाद एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है कि एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रवक्ता, सांसद छुपे रहे? एक मक्खी उड़ने पे भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रवक्ता बहस के लिए आ जाते थे। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक हफ्ते तक जब 11 लाख करोड़ का मार्केट साफ हो गया, ये इंडिया टुडे बताता है कि अडानी जी के अपने समूह का लगभग आधा मार्केट साफ हो गया। एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छुपे रहे। आज के अखबार में लेख है जो कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3 घंटे संसद में भाषण दिया। उस 3 घंटे में मैंने नरेंद्र अडानी क्यों कहा, क्योंकि इस जुगलबंदी का नाम है। नरेंद्र जी बोलते रहे, लेकिन उनकी आवाज से ज्यादा अडानी जी पे उनकी खामोशी गूंजती रही। समूचे संसद में अडानी अडानी आवाज आ रही थी। लेख में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी के बारे में नहीं कहा कुछ। ये इस बार का इंडिया टुडे है। ये कहता है कि इस देश में जितने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिले, लगभग 3 करोड़ 80 लाख, उतने ही युवा इस देश में बेरोजगार हैं, जो कि लगभग 1 करोड़ बढ़ा है पिछले 1 साल में। यह कहता है कि इसमें से बहुत सारे लोग बैठे हैं जो 18 से 24 साल की उम्र के हैं। 50% युवा इस देश में 18 से 24 साल के बेरोजगार हैं। क्या आपने देश के प्रधानमंत्री को, क्या आपने देश के किसी भी मंत्री को यह बताते हुए सुना है कि उनके पिछले 10 साल के शासनकाल में क्यों बेरोजगार हैं? ये जो 24 साल का युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहां पर। पिछले 24 साल में भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि 70 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 24 साल में लगभग आधा समय भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में रहा है। पिछले 24 साल में जितने राज्यों में शासन रहा है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। तो उसके बाद अगर भारत का 24 साल का युवा 50% बेरोजगार है, तो इसकी सरासर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। यह नरेंद्र अडानी का जो जुगलबंदी है
उससे देश को जो नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठे हैं, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। और जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, चाहे वो जो आटे को लेकर हो, चाहे वो अंडे को लेकर हो, चाहे वो दूध को लेकर हो, इस सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और ये आंकड़े एक साल में बदल जाएंगे अगर इन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो 111 से 92 बदल जाएंगे, अपने आप बदलेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी देश के आधे युवाओं को बेरोजगार कर दे, वो पार्टी स्वयं बेरोजगार हो जाएगी। अजय आलोक जी, आपका कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं बदलेगा मामला और एनडीए बीजेपी बाहर। देखिए, ऐसा है कि आपने जो आंकड़े दिखाया अंजना जी, पिछले बार भी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग थे, और निश्चित तौर पे कांग्रेस का 19% से 28% पे जाना एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अच्छी बात मैं मानता हूं कि मजबूत विपक्ष हो रहा है। जहां तक रही घनश्याम जी जो ने कहा कि नरेंद्र अडानी, पिछले चुनाव में हमने सुना चौकीदार चोर, ये सब नैरेटिव लेके आज की तारीख में युवाओं के पास आप नहीं जा सकते हैं। 18 से 24 साल के युवा का समय होता है पढ़ने का, क्योंकि आजकल 17 साल में तो लोग 12 17-18 में करते हैं। उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग करने गया, मेडिकल करने गया, तो 22-23 साल में वो बन के निकलता है। ठीक है, तो 17 से 24, 18 से 24 में बेरोजगारी की बात कहाँ गई? ये तो करियर बिल्डिंग का टाइम है। अब आप उन बेरोजगारों की बात कर रहे हैं जो आप गांव में देख रहे हैं, जो आप अग्निवीर में जा रहे हैं, या कोई और जो किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पाए और वो 18 साल में रोजगार ढूंढने लगता है। तो मुझे लगता है कि सरकारों का प्रयास होना चाहिए कि वैसे रोजगारों, वैसे युवाओं को 18 से 24 में अगर हम लोग पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें, उच्च शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दें, तब इस देश का भविष्य सुधरेगा। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार और पहले की भी सरकार है, उनका फोकस इसमें रहा है। कितना अचीव कर पाए ये जनता पे छोड़िए। महंगाई, बेरोजगारी, क्या अन्य मुद्दों पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र सब पर हावी होगी 24 में? क्या देख रहे हैं आप विनोद जी? या पीएम की लोकप्रियता? नहीं, पीएम की लोकप्रियता तो एक बड़ा फैक्टर रहेगा ही रहेगा। जितने चुनाव अभी होने हैं और जो 24 तक होंगे, उनमें नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का तो एक पैमाना रहेगा ही इस रहेगा। लोकप्रियता की बिसात क्या है? किस चीज पर यह लोकप्रियता खड़ी है? 2-3 कारण है उसके। पहली बिसात तो ये है कि विपक्ष के पास अभी कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। अभी दिसंबर 2023 तक कोई उभर के आ जाए तो अलग बात है। एक तो ये जब सामने कोई बड़ा पहलवान नहीं है तो जाहिर है जो पहलवान है वो अपने आप में आगे रहता है। दूसरी बात ये है कि 9 साल का जो कार्यकाल उनका है मोदी जी का, उनके अपने कामकाज की जो उपलब्धियां हैं या जो भी उनकी योजनाएं हैं जो है वो हैं उनके सामने। भले अब विपक्ष उसमें, जैसे अब घनश्याम जी ने बहुत आंकड़े दिए और बताया कि कैसी असफलताएं रही हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, वो अपने तरीके से अब वो कितना नैरेटिव ले जाते हैं लोगों के बीच तक, ये इनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करेगा विपक्ष की। लेकिन अभी आज की तारीख में जो आपका सर्वे दिखा रहा है वो स्थिति वही है। अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तुलना में काफी आगे है। अब वो 5 सीट आगे है, 307 से 298, लेकिन अभी जो आज की तारीख है। लेकिन एक साल के अंदर क्या नैरेटिव बनता है? देखिए, हमेशा जो है चुनाव से, लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले स्थिति साफ होना शुरू होती है कि मुकाबला कैसा होगा। इसलिए अभी बहुत जल्दी है। अभी त्रिपुरा के चुनाव कल हुए हैं और उसके बाद दिसंबर तक 8-9 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। इनमें विपक्ष का क्या परफॉर्मेंस रहता है, विपक्ष मतलब कांग्रेस का क्या रहता है, क्योंकि बाकी दल तो है नहीं इन चुनावों में, उस पर भी ये जो 28-29% वोट कांग्रेस का है और सीटें, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा कांग्रेस का तो इसमें इजाफा हो सकता है। अगर परफॉर्मेंस अपेक्षा जैसा कि अपेक्षा वैसा नहीं रहा तो ये नीचे भी आ सकते हैं। तो इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस पर लौटेंगे क्योंकि कई लोग मानते हैं राज्यसभा और लोकसभा में चुनाव का पैटर्न अलग होता है। सुधांशु जी, सबकी बातों का जवाब फर्क पड़ता है।